बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन जैसन के रौरमन जानेला कि हर हफ्ता हम रौरमन ले नावा और बेस जानकारी लेके आवेला। आज भी हम रौरमन ले नावा और बेस जानकारी लेके आई। मकिल जानकारी लेवे कर आगे चलू हमने देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मत्स्य विभाग राज्य के मछली पालकों को देता है कई प्रकार की सुविधाएं। वर्तमान समय में लत्तेदार सब्जियों में नमी कम है तो तुरंत सिंचाई करें। प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड द्वारा होता है बेहतर कंपोस्ट निर्माण। राज्य के मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य पालकों की सुविधा एवं विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसके तहत मछली के बीज भी अब जिले में ही किसानों द्वारा विभाग की सहायता से तैयार की जा रही है। इसके अलावा किसानों को तालाब तक की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही मत्स्य कृषकों का बीमा भी कराया जा रहा है। राज्य के मछली पालक संबंधित अधिकारी से संपर्क कर इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, मौसम, फसल और परिस्थिति के अनुसार हमें अपने खेतों में उचित कृषि कार्य भी करने होते हैं। जिन किसान भाइयों ने अपने खेत में कद्दू, करेला, खीरा इत्यादि गर्मा लत्तेदार सब्जियों की फसल लगा रखी है, उन्हें अपने खेत में लगातार नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। नमी कम हो जाने की स्थिति में उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए अगर इन लत्तेदार सब्जियों में नमी कम है तो तुरंत सिंचाई करें। जो किसान भाई इस समय गर्मा मक्का लगाने के इच्छुक हैं, वे बेहतर उत्पादन के लिए इसके उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। मक्का के उन्नत प्रभेदों में बिरसा विकास मक्का 1 एवं 2, HP QM 1 और 4, शालीमार इत्यादि प्रभेद बेहतर माने जाते हैं। गर्मा फसल के रूप में मक्का के इन प्रभेदों को लगाकर लाभान्वित हुआ जा सकता है। बिरसा विकास मक्का 1 एवं 2, HP QM 1 और 4, शालीमार के 1, 2, 3 और 4 मक्का के ये प्रभेद गर्मा फसल के लिए बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 15 से 20 किलोग्राम की दर से बीज पर्याप्त होते हैं। बुआई से पूर्व बीजों को उपचारित कर लेना अच्छा होता है। बुआई के उपरांत उचित कृषि कार्यों को करके 50 से 60 क्विंटल तक मक्का की उपज पाई जा सकती है। लत्तर वाली या कद्दू वर्गीय सब्जियों में अन्य कीटों के साथ फल मक्खी नामक कीट लगते हैं। फल मक्खी कीट कोमल फल में छेद कर उसमें अंडा दे देते हैं, जिससे इस कीट का विस्तार तेजी से होता है। ये पूरी फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं और फलन अच्छी तरह नहीं हो पाता। फल मक्खी के नियंत्रण के लिए ग्रसित पौधों को नष्ट कर दें। लत्तर की जड़ के आसपास अच्छी तरह से निकाई करें। साथ ही मेलाथियान 50 EC दवा की 50 मिलीग्राम मात्रा और 500 ग्राम गुड़ को 50 लीटर पानी में घोलकर पौधों पर छिड़काव करना लाभकारी होता है। जैविक खेती की बढ़ती लोकप्रियता से बर्मी कंपोस्ट की मांग बढ़ी है। बर्मी कंपोस्ट का ज्यादा उत्पादन आसानी से करने के लिए किसान प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्मी कंपोस्ट निर्माण के लिए आमतौर पर पक्के बेड का निर्माण कराना पड़ता है और साथ ही उसके ऊपर शेड भी बनाना पड़ता है, जिसमें खर्च तो ज्यादा लगता ही है, साथ ही उस स्थान का उपयोग दूसरे कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता। प्लास्टिक से निर्मित हल्के इस उपकरण का स्थान परिवर्तन भी किया जा सकता है और इसमें कंपोस्ट की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है।
और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। साथ ही सरकार द्वारा निर्देशित सामाजिक दूरी एवं अन्य निर्देशों का पालन करते हुए कृषि कार्य करें, ताकि हम और हमारा देश स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। इसी के साथ अगले अंक तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रौरेमन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रौरेमन के जानकारी देवा थी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखा के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा।
नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। तो किसान भाई बहन मन, जानकारी जो है रबी मौसम में सब्जियों के चुनाव प्रबंधन कर बारे में, तो रौरे में सब्जी कर खेती करीला और बहुत सुंदर ढंग से करीला, मगर उकर सब्जी कर चुनाव प्रबंधन कर बारे में अगर जानकारी मिल गया तो का बात है, बहुत बढ़िया होगा। तो चलू इकर चुनाव प्रबंधन कर बारे में रौरे मन के फीचर कर माध्यम से जानकारी दिवा थी। रबी के मौसम में की जाने वाली मुख्य सब्जियों की खेती काफी मुनाफादायक साबित हो सकती है, बशर्ते रबी मौसम में सब्जियों का चयन और प्रबंधन सही तरीके से किया जाए। इन सब्जियों की खेती अक्टूबर और नवंबर महीने में होती है। इन फसलों की बुआई के समय कम तापमान और पकते समय खुश्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। ये सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीनों में बोई जाती है। कृषि जानकार कहते हैं कि रबी मौसम में सब्जियों की खेती के लिए जरूरी है मिट्टी का चयन करना, क्योंकि ये जानना और समझना किसानों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर किस मिट्टी में किस सब्जी की खेती करने से अधिक उपज होगी। जाहिर है अधिक उत्पादन होगा तभी तो मुनाफा भी अधिक हो पाएगा। नमस्कार, कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, सब्जियों की खेती कर आप बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं और आपकी आमदनी में भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि आप सब्जियों का चुनाव एवं प्रबंधन अच्छी तरह से करें। इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र मांडू रामगढ़ में और आज हम जानेंगे रबी के मौसम में सब्जियों का चुनाव एवं प्रबंधन के बारे में। इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर धर्मजीत खेरवार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि झारखंड की जलवायु को ध्यान में रखते हुए और रबी के मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन सी ऐसी सब्जियों का चुनाव हमारे किसान भाई करें? किसान भाइयों, भादों ख़त्म हो चुका है और बरसात भी जाने वाली है और जाड़े की मौसम आने वाली है, मतलब अक्टूबर की महीना आने वाली है। तो हमें जाड़े की जो सब्जियां हैं उनके बारे में विशेष तैयारी करनी है। जाड़े की सब्जियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। जाड़े के मौसम में कुछ सब्जियां हैं जैसे पत्तेदार सब्जियां हुआ, टमाटर, बैगन, फिर कुछ दिनों के बाद आप मटर, आलू, प्याज लगाएंगे। फिर जाड़े की जो मुख्य सब्जियां हैं उसमें आपका झाड़ीदार फ्रेंच बीन हो गया, पिछेती फूल गोभी, बंद गोभी, मूली हो गया, आपका गाजर हो गया। फिर अगर जो किसान भाई पटल या परवल की खेती करना चाहते हैं, जिन्होंने अगस्त में या सितंबर में पौधे तैयार किए होंगे, तो अक्टूबर में उसकी रोपाई कर सकते हैं। पहले ये ध्यान देना है कि हमें जिस खेत में लगाना है उसको अच्छी तरह से साफ़ करके उसमें पलेवा करना है। पलेवा मतलब कि रोपाई या बुआई से पहले उसमें पानी देना, मतलब सिंचाई। उससे क्या होता है कि ज़मीन में अच्छी तरह से नमी बन जाती है, तो पौधे को जमने में सहायता मिलती है। तो जैसे हमने सिंचाई कर दिया, 5-6 दिन बाद वो जुताई के लायक हो जाएगी। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आप कल्टीवेटर या देसी हल से
2 से 3 जुताई खेत की अच्छी तरह से करेंगे। उसके बाद में समतलीकरण या पाटा मारने के बाद में वहाँ पे आपको बुआई करनी है। तो इससे पहले जो हमारे नर्सरी वाली सब्जियां हैं, जिनको हमें गांछी को बिचड़ा को लगाना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले बिचड़े का तैयारी करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है कि हमें उथली बेड मतलब कि ऊंची क्यारी बनाना है, उसमें नर्सरी करना है। इसके साथ ही हर सब्जी के लिए उसकी उन्नत किस्मों का चयन भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अच्छी किस्म की सब्जियों से उत्पादन भी अधिक हो पाता है। वहीं अच्छी खेती के लिए प्रबंधन भी सबसे अहम मानी जाती है। खासकर कीट और रोगों से फसल को बचाना बहुत ही जरूरी होता है। कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि रबी सब्जियों में पर्ण दाग रोग, जड़ घतना सड़न, झुलसन सूखा या मयानी, फल सड़न या गलन, विषाणु रोग, सूत्र कृमि रोग और सूक्ष्म तत्वों से की कमी से जुड़ने वाले कई तरह के रोग इन सब्जियों में लगते हैं और अगर इनका सही समय पर पहचान कर उपचार ना किया जाए तो ये बहुत नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इसके अलावे आलू हो, टमाटर हो, बैंगन हो या गोभी हो, सब में कुछ खास किस्म के कीट और रोग ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, लिहाजा उनका प्रबंधन भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो दूसरी जानकारी है किसान मन के चुनाव प्रक्रिया एवं संगठन कर बारे में। तो भाई तो बहुत बड़ बात है के तो इकर ले रौरे मन के सीधे हमरे कर जे विशेषज्ञ साहब हैं उनकर पास चले के चाहिए। तो चलू हम सीधे चला थी और उनकर से जानकारी लेवा थी। दर्शकों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस अंक में आप सबों का स्वागत है। कहा जाता है कि संघे शक्ति कलयुग है, कलयुग में संघ में ही शक्ति है और इस बात की महत्ता को हमारे देश के किसान भी समझ रहे हैं। इसलिए अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए वो किसान उत्पादक संगठनों से जुड़ रहे हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में हम पहुँचे हैं कृषि विज्ञान केंद्र मांडू में और हमारे साथ यहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर इंद्रजीत कुमार जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं कि किसान उत्पादक संगठन के लिए क्या नीति और क्या प्रक्रिया सरकार बनाई है। आइए इनसे हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि किसान उत्पादक संगठन, किसान उत्पादक समूह, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है क्या। देखिए, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे किसान भाइयों की किसान उत्पादक समूह में किसानों का एक समूह होता है कि जो कृषि कार्य से संबंधित होते हैं, अपनी कृषि करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और उसमें एक समूह बना करके खेती करते हैं। जैसे किसान पहले केवल उत्पादक था, लेकिन अब किसान व्यापार भी करेगा। तो इस तरह से किसानों का एक समूह बना करके जो उत्पादन उनका होगा वो अपना बिक्री भी करेगा। जो हमारे किसान भाइयों को लाभ कम होता था वो अब आज के युग में लाभ अधिक होगा। तो सर, आप बता रहे हैं कि समय के साथ साथ जो है किसी कृषि कार्य का जो है बदलाव आ रहा है, किसान अब संगठन के साथ जुड़ रहे हैं और अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। ये तो आपने संगठन के बारे में बताया कि संगठन कितना हितकारी है किसानों के लिए। अगर हम नीति की बात करते हैं, सरकार ने अनेक सारी नीतियाँ इन लोगों की बनाई हैं ताकि वो किसान जो है उससे जुड़े और लाभान्वित हों। तो नीति क्या है? देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो नीति के बारे में बताना चाहेंगे, अभी सरकार द्वारा जो है 2019-20 से लेकर 23-24 तक के लिए 5,000 करोड़ रुपया मतलब खर्च करने का प्रोविज़न किया गया है, जिसमें 10,000 किसान उत्पादक समूह बनाया जाएगा। 10,000 किसान उत्पादक समूहों के माध्यम से हमारे लगभग 30 लाख किसान लाभान्वित होंगे। इसमें नीति यह है कि इसको कैसे पैसे को खर्च किया जाए, किसान उत्पादक समूह कैसे बनाया जाएगा, इसकी जिम्मेदारी SFAC लघु कृषक कृषि व्यापार संघ एवं नाबार्ड जो है और SFAC को इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि किसान उत्पादक समूहों को कंसल्टेंसी उपलब्ध कराए, उनको प्रशिक्षण उपलब्ध कराए, उनको लोन मुहैया कराए, उनको सारी चीज़ें जैसे खाद। अब समूह बन जाने के बाद एक नीति बनाई गई है जिसमें उनको खाद, बीज और मशीनरी, कृषि उपकरण जो भी होते हैं उनको सस्ते दामों पे उपलब्ध होने लगते हैं, तो जिससे किसानों का कार्य आसानी से होने लगता है। ऐसी सरकार की नीति बनाई गई है। ये तो आपने बताया कि सरकार जो एक बहुत बड़ा बजट जो है
सरकार इसके लाई है कि उस बजट से जो है किसानों का कल्याण हो सके, वो बजट से उनको लाभान्वित हो सके, पैसा मिल सके। आपने बताया कि प्रशिक्षण के लिए, खाद बीज के लिए इतनी सारी मतलब कि राशि मुहैया कराई जा रही है। और क्या नीति ऐसी बनाई गई है कि जो सरकार जो चाहती है जो हमारे किसान की जो आमदनी है दोगुनी नहीं, चारगुनी नहीं, छगुनी बढ़े, तो वो क्या नीति है? नीति ये है कि इसमें बहुत सीधी सी बात है कि हमारे उस किसान उत्पादक समूह का जो भी उत्पाद होगा उसमें कोई बिचौलिए उनको टच नहीं करेंगे। वो किसी भारत की किसी में 1 नेशन 1 मार्केट, भारत की किसी भी मंडी में अपने उत्पाद को बेच सकते हैं, लेकिन वही किसान बेच सकते हैं जिनका उत्पादक समूह नाबार्ड में, किसी भी एजेंसी में, किसी भी निगम में जो रजिस्टर्ड हो गए, वही किसान जो है एफपीओ के माध्यम से अपना उत्पाद कहीं बेच सकते हैं। ऐसी नीति बनाई गई है। तो अगर हम आम किसानों की बात करते हैं, वैसे किसान हमारे देश में हैं जो अभी तक संगठन से नहीं जुड़ पाए हैं, वो संगठन से जुड़ना चाहते हैं, सरकारी नीतियों का लाभ लेना चाहते हैं, उसके लिए किसान क्या करें? संगठन में जोड़ने के लिए हम बताते हैं आपको, एक सीईओ मतलब एक चेयरमैन होता है संगठन का, एफपीओ का संगठन का चेयरमैन होता है, और उसमें 5 से 15 तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, और उसके नीचे सदस्य 30 सदस्य होते हैं। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में हैं तो हम मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों की बात करेंगे, और मैदानी क्षेत्रों में कम से कम एक उत्पादक समूह में 300 की संख्या सदस्य किसानों की संख्या होनी चाहिए, और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम से कम 100 की संख्या होनी चाहिए। इसका निर्धारण इस तरह से होता है कि एक नाबार्ड की कंसल्टेंसी सर्विसेज है, वो निर्धारण करती है कि इसकी रेटिंग क्या है, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर केवल कागजी कार्रवाई कर रहा है कि किसानों को बाजार उपलब्ध करा रहा है, किसानों के उत्पाद जो पैदा कर रहे हैं, जो उत्पादन हो रहा है, उनका अच्छा मूल्य मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। ये नाबार्ड की जो कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं उनको रेटिंग देती हैं, उसी हिसाब से उनको नाबार्ड की तरफ से लोन प्रोवाइड किया जाता है, जिसके आधार पर वो अपनी खेती को अच्छा बना सकते हैं। डॉक्टर साहब ने नीति के बारे में बताया कि जो नीतियाँ जो हैं कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई से लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन नीतियों का क्रियान्वयन किस तरीके से, प्रक्रिया क्या है? नीति तो बहुत सारी बनती है, लेकिन उसका जो धरातल पे लोग उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो प्रक्रिया क्या है जिससे हमारे किसान उससे लाभान्वित हो सकें, उन नीतियों का लाभ किसानों को मिल सके? बहुत सही पूछा। आज हमारे किसान भी सभी लोग अपने हक की बात करते हैं, और हक जानना भी चाहिए, हक अपना लेना भी चाहिए। हक लेने के लिए उन्हें समय समय पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, उनको प्रशिक्षण मुहैया कराया जाता है, समय समय पर उसमें सम्मिलित होना चाहिए, और अपने शेयर की जानकारी उन्हें मिलनी चाहिए कि हमारा कितना शेयर है। और सभी किसानों को जैसे जिसका जितना शेयर होता है, जैसे उनका उत्पाद होता है, उसी हिसाब से उनको लाभ का शेयर दिया जाता है। अगर हम प्रक्रिया की बात करते हैं तो कहीं कहीं कागजी कार्रवाई भी उसमें आती है। कागजी कार्रवाई बड़ी महत्वपूर्ण है, बिना कागज़ के किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो हम प्रक्रिया की बात करते हैं तो जो किसान नीति का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके पास कौन कौन से कागजात होना चाहिए जिससे वो नीति का लाभ उठा सकें? कागजात की बात में पहले तो सबसे पहले उनका भारत के नागरिक हों, और दूसरा नंबर कृषक हों। तीसरी बात आती है वो अस्थायी, उनका मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, वोटर आईडी हो, और मोबाइल नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ का 2 फोटो लगता है। ये सब सारी चीज़ें उनको जब वो सदस्यता ग्रहण करते हैं तभी उनको ये सब लगाना पड़ता है। अभी प्रक्रिया बहुत आसान हो गया, कोई भी एफपीओ ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता है तो उनको बहुत अधिक दौड़ना नहीं पड़ता है। अभी सब ऑनलाइन प्रोसेस हो गया, ऑनलाइन लिंक पर जाएंगे तो सीधे से अपना पूरा प्रक्रिया, अपना पूरा एड्रेस प्रूफ सही सब कुछ लोड करते जाएंगे, अंत में सबमिट करेंगे। फिर आगे जिस एजेंसी के माध्यम जैसे नाबार्ड से कर रहे हैं तो नाबार्ड उनको परमिट करती है कि आप जो ये कार्य आप शुरू कर सकते हैं। तो किसान भाई बहन मन बताओ, ये दुइयो जानकारी कैसे लगलक? बीस जानकारी है नहीं। अगर राउट ही ना कोई ऐसी जानकारी है या हमरे से जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, और पिन कोड संख्या है 834001। तो रौरमन इजाज़त देव मकिल इजाज़त लेवे कर आगे एक और खास जानकारी देवे के है कि बहुत किसान भाई बहन मन कहें ना कि देखो रौर कार्यक्रम देखे नहीं पारली, छूट गलक, अब हम का करब कैसे करब। तो परेशानी कर बात नहीं के रौरमन सीधे अपन मोबाइल के यूट्यूब में, फेसबुक में, ट्विटर में जाके देख सकीला और जानकारी के पाए सकीला। तो आज इजाज़त दो मकिल एहे दिना और एहे बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित होब। तब तक इजाज़त दो, नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की।
सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव की हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।